तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस में भी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, कैपेसिटर की शुरुआत से लगभग हर चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। क्यों? कैपेसिटेंस क्या होता है ये पढ़ लिया है, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला देख लिया है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कैपेसिटर में, है ना, फोर्स बिटवीन द प्लेट पढ़ लिया है, सीरीज पैरेलल पढ़ लिया है, सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं। अब जो सेकंड हाफ है इसका वो है डाइलेक्ट्रिक वाला, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। अब जो हम लोगों को पढ़ना है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट पढ़ना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर को कहा जाता है, इंसुलेटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। याद रहेगा, इंसुलेटर का ही दूसरा नाम जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, बात नहीं करें। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर होता है और दूसरा आपका नॉन पोलर होता है। दो प्रकार का डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। और पहला कौन सा होता है, पोलर, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर। दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक पोलर होता है, एक कौन सा होता है, नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया एक, और दूसरा वाला आपका हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गया। वन इज पोलर, अदर इज नॉन पोलर। याद रहेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोलर का क्या मतलब है, नॉन पोलर का क्या मतलब है, पोलर का क्या मतलब है और नॉन पोलर का क्या मतलब है। पोलर का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों क्या करें, ओवरलैप ना करें। नहीं समझे? फिर से याद दिला दें, हमने आपको जब गॉस थ्योरम में स्फीयर वाला केस पढ़ाया था तो हमने ये कहा था कि हम ये सपोज कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है। ऐसा हमने कहा था कि नहीं कहा था? सच ही कहा होगा, हम झूठ बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, बताओ, सेंटर पे रखा है, ये कहा था। इसका मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास शब्द होता है, टर्म होती है, वैसे ही कौन सा टर्म होता है, सेंटर ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है बताओ? सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। तो अगर आप बात करें एटम की, भाई कोई भी मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक है या जो भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो, एटम सब में होते हैं। एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, निगेटिव चार्ज भी होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो ये नॉन पोलर है, अगर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए तो पोलर है। याद रहेगा, मतलब एक में डायपोल बन रहा है और एक में डायपोल बन नहीं रहा है। एक आदमी है, बोलो, उसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, तो वो क्या हो गया बताओ, गरीब हो गया। एक आदमी, उसके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख की उसके ऊपर उधारी है, वो भी गरीब हो गया। ले भाई, इसी में तो बैंक बेवकूफ़ बन जाते हैं, माल्या बिल लेके भाग जाता है। भाई मेरे कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये है कि भाई बात तो वही है, एक के पास 1 लाख रुपए हैं, प्लस में और माइनस में दोनों मिला दो, नेट क्या हुआ, यही होता है। तो जो पोलर वाला होता है उसमें डायपोल बनता जरूर है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। और इसमें भी क्या होता है बताओ, 0। दोनों में, इसमें होता ही नहीं है, एक होता है होना नहीं और एक होता है नेट 0 होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए, लिख लेते हैं। पोलर क्या है, पोलर में क्या है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of positive charge does not coincide with center of negative charge. Center of positive charge does not coincide with center of negative charge. पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो निगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं करता है,
और जो नेट डायपोल मोमेंट होता है पी नेट वो ज़ीरो होता है, नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड नहीं होता है, इसका मतलब डायपोल का फॉर्मेशन होता है, परंतु नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, दैट इज़ ज़ीरो। नेट डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, दैट इज़ ज़ीरो। नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपका पोलर है और दूसरा आपका क्या है, नॉन पोलर है। एक पोलर है और दूसरा आपका नॉन पोलर। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक हैं, दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया। और थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इसके बारे में पढ़ना हो तो एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो सिर्फ एक कहानी है समझाने के लिए, है ना, जैसे सलाद खाते हैं अच्छा लगता है, ठीक है ना, वैसे ही। तो कई बार पढ़ लेना चाहिए, खाली बैठे हैं, है ना, कुछ और देखने की बजाय रीडिंग कर लिया करिए एनसीईआरटी में ना। एनसीईआरटी में रीडिंग करने से अच्छा लगता है, ठीक है ना। एक तो पतली किताब है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। अभी आप वही मोटी से कोई गाइड वाइड उठा लो, है ना, रेफरेंस बुक टाइप की, है ना, आपने उसको उठा लिया, अब उसमें समस्या की पता चला 4 पन्ने पढ़ोगे तब भी पता चला पढ़ाई बता एक ही चीज़ रहा था। एनसीईआरटी में 4 पन्ने बदला, चैप्टर ही बदल गया, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा इसलिए भी हमको आता रहा, हम तो सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हैं, क्योंकि पतली किताबें होती हैं, काम की बात लिखी होती है, उटपटांग की फर्जी, है ना, नो बकवास, ठीक है। और बाकी जो है किताबें जितनी भी आती हैं मार्केट में, जितनी, खैर बाकी की किताबें जो आती हैं वो गाइड हैं, उस गाइडों से थ्योरी नहीं पढ़ी जाती। इस बात का ध्यान है, किसी भी गाइड से कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। क्या लिखा हो कोई भरोसा नहीं, गलत लिखा हो तो कर गा लोगे तुम। एनसीईआरटी में जो लिखा है कम से कम ऑथेंटिक तो है, पता है कि भाई जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। गाइडों से थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है। जो लोग भी खरीद रखे हैं उनको मैं सावधान कर रहा हूँ, आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर कोई गलत चीज़ पढ़ ले गए तो, ठीक है ना। तो गाइड जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस करने के लिए होती है, सवाल लगाने के लिए नहीं होती है। ओ सॉरी, पर थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं होती, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए होती है, ठीक है। खरीदी है गाइड आप लोगों ने कि नहीं खरीदी है? हाँ, ये देखो भाई जोर से बोला। तो कोई भी है ले सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर है। अगर समय बचता है तो भाई, क्लास में आपको बुकलेट मिली, फिर एक प्रैक्टिस की बुकलेट अलग से क्वेश्चन की मिली है, फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है कि मैं और क्या लगाऊं तो खरीदिए, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता हमें लगता नहीं। इतना मटेरियल कोचिंग से ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मेरे पास ये है उसकी चीज़ नहीं, क्या नहीं है, समझ रहे हो ना। ये कोई बहुत वो बात नहीं, प्रैक्टिकल बात है। आपके पास इतना सब है लगाने के लिए, वो ना देखेंगे फलाना ये कौन सी किताब ले आया नहीं सही है। अब भाई साहब बगल में पता नहीं कौन सा है, वर्टेक्स करके नया पब्लिकेशन, वो लेके आ गया भाई साहब। अब वो फर्जी में जो है कुछ नहीं, यहीं का क्वेश्चन उधर उठा के रख दिया, उधर के इधर रख दिया, है ना। भाई कोई क्वेश्चन बनाने की औकात बहुत कम लोगों में होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस लेवल के टीचर नहीं मिलेंगे तुमको कि वो किताबें मिले, सब कट पेस्ट वाली गाइडें आती हैं। तो इसलिए जो है आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप जो बुकलेट मिली है उसको लगाइए, जो आपको क्वेश्चन की बुकलेट एक अलग से मिली है कि नहीं मिली है उसको लगाइए, 2 बहुत है। जब टाइम बच जाए उसके बाद फिर सोचिए, फिर एच सी वर्मा भी अपने पास है उसको लगाइए, कौन मना कर रहा है, एच सी वर्मा तो भाई बढ़िया बुक है। खैर वापस आइए बैक टू द टॉपिक। तो हम लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो क्या होता है, उस वाले पार्ट पर आते हैं।
अब जैसे ये मान लो कैपेसिटर है, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आपने एक स्लैब डाल दी यहाँ पे अंदर। स्लैब डालने के बाद भाई लोग क्या होगा, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी, माइनस प्लस, ये शिफ्टिंग होती है, माइनस प्लस, ये चार्ज की शिफ्टिंग होती है। यहाँ पर चार्ज की क्या होती है बताओ, शिफ्टिंग होती है, चार्ज शिफ्ट कर जाता है, माइनस वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस वाला उधर शिफ्ट हो जाएगा। एक तरफ नेगेटिव शिफ्ट होता है और एक तरफ क्या शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव। शिफ्टिंग ऑफ द चार्ज की शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ से देखो, ये लाइन खींच लो, एक लाइन यहाँ से खींच लो भाई लोगों, और दोनों के बीच में नेट चार्ज क्या आएगा, 0। अब होगा क्या, इस लाइन के बाईं तरफ देखो, दाहिनी तरफ देखो, क्यों भाई, ये आपने कैपेसिटर की प्लेट बना ली और ये आपने देखो डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है, ऐसे कर दिया, यहाँ पर माइनस हो गया है ऐसे, और यहाँ पर क्या हो गया बताओ, प्लस हो गया। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका इस तरीके से। और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है इसको, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है, लिख लीजिए। शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। शिफ्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये जो शिफ्टिंग होती है इसको कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या कहा जाता है इसको, हाँ, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसका नाम होता है पोलराइजेशन। हो गया, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इससे होता क्या है, देखिए, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये बाहर से ई था, अब एक नया फील्ड उल्टी तरफ आ गया, इसका नाम है ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ई डैश। तीन नाम देखिए आपके सामने, बाहर से जो फील्ड था प्लस और माइनस के बीच में वो ई था, ये ईपी जो होता है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया है, और ईपी को कहा जाता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है इसको, हाँ, इसका नाम होता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों होता है कि नहीं होता है, इसका नाम क्या होता है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग नाम देंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ई डैश होता है वो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ई डैश होता है ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज़ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो ई डैश होता है ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई डैश हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जो ई है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, ये एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, तो जो नेट आपको मिलेगा ई माइनस ई पी के बराबर मिलेगा।
जब भी आप कभी नेट फील्ड निकालोगे तो आपका क्या होगा, E माइनस ई पी के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू E माइनस ई पी। ई डैश बराबर है E माइनस ई पी। ई डैश बराबर है E माइनस ई पी। अब यहाँ पर क्या करोगे, ई डैश की जगह लिख सकते हो E अपॉन के, ये आएगा E माइनस ई पी। ये कहाँ से आया, ये हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है। ये अगर मीडियम के अंदर फील्ड निकालें तो अपॉन के हो जाता है, बताया था क्या हो जाता है। मीडियम के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या हो जाता है, अपॉन के आ जाता है। आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ देखो क्या हो गया है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ई पी बराबर क्या हो गया, ई माइनस ई अपॉन के आ गया। ई कॉमन कर लो, 1 माइनस 1 बाई के, तो ये हो गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन हो गया, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी बराबर है ई 1 माइनस 1 बाई के। ई पी बराबर है ई, जैसे जैसे के बढ़ेगा ई कम होता जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने से ई की वैल्यू कम हो जाती है, क्यों। अच्छा, अगर के आपने इन्फिनिटी रख दिया तो ई पी और ई आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। क्यों, के इन्फिनिटी किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए होता है कि नहीं होता है। अगर आपने के इन्फिनिटी लिखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। ई पी बराबर क्या है, ई है। ई पी बराबर ई है। अगर ई पी बराबर ई है, इसका मतलब है जितना आप बाहर से फील्ड लगाएंगे उतना ही अंदर डेवलप होता है, और दोनों मिलाकर के नेट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जितना आप बाहर से लगाएंगे उतना ही अंदर आपका पोलराइज हो जाता है और नेट क्या हो जाता है, 0। याद रहेगा, अंदर फील्ड 0 होने का कंडक्टर में रीज़न क्या है, मेटल के अंदर फील्ड 0 होने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जितना बाहर से लगाएंगे उतना अंदर उसके आ जाता है, उतना उसके अंदर फील्ड आ जाता है। जितना आप लगाएंगे उतना आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, जितना आप बाहर से लगाएंगे उतना उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये आपका जो है ई पी बराबर ई 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर है, ई पी बराबर ई 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ई पी बराबर ई 1 माइनस 1 बाई के। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिग्मा पी बराबर है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। नोट कर लें इसको, सिग्मा पी बराबर है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा पी बराबर है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा पी बराबर है सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के होता है। पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी बोलेंगे इसको, या इसको बोलते हैं फिक्सिशियस चार्ज डेंसिटी। फिक्सिशियस पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, या इसको पोलराइज्ड फिक्सिशियस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं।
सिग्मा पी पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया लिखा जा सकता है, तो क्यू पी अपॉन ए, क्यू अपॉन ए 1 माइनस 1/k, ए कट गया तो क्यू पी बराबर है क्यू और 1 माइनस 1/k, ये आपका पोलराइज्ड चार्ज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है पोलराइज्ड चार्ज का, ये फॉर्मूला है पोलराइज्ड चार्ज का, ये जो है पोलराइज्ड चार्ज का फॉर्मूला है। क्यू पी क्यू 1 माइनस 1/k पोलराइज्ड चार्ज है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके, क्यू पी वाला तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने चार्ज के बारे में शुरुआत में पढ़ाया था तभी बता दिया था, याद है? ये आपका हमने पहले ही बता दिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक की बात थी कि आगे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे बाकियों से ये डिफरेंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया। लेकिन मेन बात सबकी जो बात की जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है कि भाई डाइलेक्ट्रिक फिल करने से होता क्या है, क्यों? डाइलेक्ट्रिक फिल करने से बहुत कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने को एक ही ऑर्गन काम करता है प्रॉपर, ठीक है? तो इसलिए जो है क्या है, बताओ, सब कुछ आप किनारे कर दें, एक बात याद रखें कि जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। याद रहेगा कि नहीं? तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होता है? कैपेसिटेंस। भाई क्यों ये खेल कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं, पर्पस, साइंस में बिना पर्पस के कुछ नहीं होता है। होता है क्या? साइंस में बिना पर्पस के कुछ नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पर्पसफुल काम होता है। यहाँ भाई कुछ कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? ये रिजल्ट निकलेगा, है ना? बिना पर्पस के नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या पर्पस है, नोट करके लिख लेंगे, इसको नोट करके लिखेंगे। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज filled, when dielectric is filled, when dielectric is filled, potential difference decreases, so capacitance increases, so C increases. डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और यही रीज़न है कि डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जाता है, यही रीज़न है कि डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक को फिल करने का रीज़न यही है कि कैपेसिटेंस हमारी बढ़ जाए। कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ जाए। कैपेसिटेंस अगर बढ़ गई डाइलेक्ट्रिक फिल करने से, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो ये आपका है ना तरीका होता है कैपेसिटेंस फिल करने का, कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका होता है, मेथड है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? अब आइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रखा हुआ आपने। फॉर एग्जांपल ये आपने एक कैपेसिटर लिया प्लस माइनस और बीच में इतने पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, पूरे में नहीं डाला हुआ है। टी इसकी थिकनेस है और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर क्या है, ई डैश है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये थोड़ा समझिएगा, कई लोग कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अभी तो आपने ई पी इधर बनाया था, लेकिन नेट डायरेक्शन तो यही बनेगी, जो वेक्टर बड़ा होता उसी में से तो बनाओगे। भाई अंदर जो फील्ड आ रहा था वो दोनों का रिजल्टेंट था किसका, ई माइनस ई पी था ना। तो बड़ा वेक्टर कौन है, ई है कि ई पी है?
तो ई की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। जब भी कभी माइनस करते हैं ऑपोजिट वाले में तो जो बड़ा वेक्टर होता है उसी की डायरेक्शन तो कॉपी करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्शन ये ई था इधर तो ये ई डैश हो जाएगा। हाँ वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी बताओ, वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख दूँ और यहाँ पर x इक्वल टू d रख दूँ। यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर V2 है। अब x इक्वल टू 0 से और मैं x इक्वल टू d तक चलना शुरू कर दूँ, क्या होगा है, पहले पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, फिर देखो ऐसे फिर ऐसे, ये क्या हो गया भैया, ग्राफ हो गया v का d के साथ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस dV/dr होता है और dV/dr स्लोप होता है, याद आया। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो तो स्लोप से बनता है कि नहीं बनता है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ये स्लोप यहाँ तक ज़्यादा है और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया अब ये स्लोप घट गया, फिर वापस वही स्लोप हो गया कि नहीं हो गया। इतनी दूर तक क्या है, डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहाँ से स्टार्ट हुआ पोटेंशियल, V1 से, और कहाँ तक गया ग्राफ बताओ, V2 तक गया कि नहीं गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहाँ क्या है E डैश, यहाँ पर क्या है E। बुकलेट में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल, उसमें पहला वाला है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, बना लीजिए। अब जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक है, ये देखो बात नहीं करें, इसके बाद वाले क्वेश्चन में 2 डाइलेक्ट्रिक हैं, एक ये है और एक ये है, ये 2 डाइलेक्ट्रिक हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू d। अब ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये K1 है, ये K2 है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। एक आपका क्या है बताओ, ये आपका T1 हो गया, ये T2, ऐसे करके है। अब आप यहाँ पर ग्राफ बनाए तो क्या है बोलो, ग्राफ अगर बनाए तो V का ग्राफ है, यहाँ से पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना, कितनी बार हो गया E यहाँ पर, फिर यहाँ मान लो E डैश हो गया, फिर वापस E है ना, ये देखो E डैश E, फिर वापस E डबल डैश ले लो, है ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक बदल गया है क्यों, और फिर वापस ही ये देखो, ये वापस फिर ही आ जाएगा। ये देखो एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ T1 थिकनेस में है और एक यहाँ पर कहाँ है T2 थिकनेस में। ये तरीका है, लास्ट में ग्राफ कहाँ तक आया, D तक आया। बना लो, 2 बार चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर सेम दिए होते तो E डैश दोनों जगह होता, दोनों जगह स्लोप सेम होता, लेकिन ऐसा उसने दिया नहीं है, ठीक है ना, ऐसा उसने दिया नहीं। बना ली। अब इससे आगे का लेवल जाए क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। भाई आपको ग्राफ तक बनवा दिया, दुर्लभ चीज़। हाँ रियली बता रहे हैं आप, 10 लोगों के नोट्स देखेंगे तो एक में मिलेगा आपको ग्राफ भी बना करके दिखाया। जनरली फॉर्मूला लिया, आंसर हो गया, काम खत्म। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो लोग पढ़े हैं पुराने बच्चे उनसे पूछ रहे हैं, यही तो है। ग्राफ वगैरह जनरली कहाँ कोई पढ़ाता है, और जबकि क्वेश्चन आता है, यही वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर गधे और घोड़े में फ़र्क समझ में आता है, जो मेरिट डिसाइड करते हैं। नहीं सही बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर मेरिट डिसाइड होती है कि कौन जाएगा KGMC, कौन जाएगा इटावा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन कहाँ जाएगा। पढ़ाई करो तुम, फर्जी के क्वेश्चन। E डैश E डबल डैश और E कंप्लीट। अब आइए फॉर्मूला बता देते हैं जिसमें कैपेसिटर के साथ डाइलेक्ट्रिक होता है, वो ज़रा फॉर्मूला डिस्कस कर लें। ये मान लो आपने डाइलेक्ट्रिक बनाया, T थिकनेस है, ये पूरा D है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये E डैश है और ये अगेन E है।
अब इसमें देखो दो पार्ट हैं, है ना। पहला पार्ट आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, है ना, पहला पार्ट है आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E इंटू डी माइनस टी आएगा। आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक V1 कितना आएगा, E इंटू डी माइनस टी। और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अगर अंदर जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा V2 बराबर है E डैश इंटू टी आएगा। तो V1 क्या हो गया भाई लोग, E इंटू डी माइनस टी, और ये हमारा क्या हो गया, E डैश इंटू टी हो गया। E डैश को क्या लिखा जा सकता है, E अपॉन के इंटू टी, ये V2 हो गया। अब अगर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, टोटल अगर आप PD निकालते हो तो क्या होगा, ये आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी और प्लस E टी अपॉन के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। E कॉमन ले लो, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आएगा कि नहीं आएगा, इतना नोट करो पहले। V इक्वल्स टू E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो V इक्वल्स टू सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C का फॉर्मूला है Q अपॉन V, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर है और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नोट कर लिया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अगर डी और टी आपस में बराबर हो जाए, अगर डी और टी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एक्सक्यूज मी, मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम आ जाए, अगर मीडियम आ गया तो कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाएगी, के टाइम्स, ठीक है ना। सी मीडियम जो हुआ के टाइम्स ऑफ सी एयर हुआ कि नहीं हुआ, सी मीडियम कितना हो गया बताओ, के टाइम्स ऑफ सी एयर हो गया कि नहीं हो गया। जो सी मीडियम है वो के टाइम्स ऑफ सी एयर हो गया, एयर या फ्री स्पेस जो बोलना चाहो। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपके सामने है ना। कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और अगर आपने पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी बताओ, के टाइम्स बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है, जो कैपेसिटेंस आपकी है वो के टाइम्स बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। अब जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है और इसके बीच में आपने एक मेटल की फॉइल, मेटल की फॉइल को रख दिया है, तो इसकी कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर क्या कर दिया जाए, मेटल की फॉइल को रख दिया जाए
तो कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया फॉइल। फॉइल का मतलब होता है थिकनेस टेंड्स टू 0, है ना, बहुत कम थिकनेस। फॉइल जैसे आप याद करो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, है ना, गोल्ड फॉइल पे किया गया था, तो उसकी थिकनेस थी लेस देन 10⁻⁻6 मीटर, याद रहेगा, 1 माइक्रोन के आसपास थी। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत पतला है, इतना तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो अगर हमने t टेंड्स टू 0 रख दिया, उसमें जैसे ही आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू आ जाएगा A∩0/d आएगा कि नहीं आएगा। भाई देखो मेटल है तो k इन्फिनिटी होता है, मेटल है तो k क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ तो 0 आएगा, और t 0 रख दो तो d बचेगा, यानी कि नो इफेक्ट। क्या होगा बताइए, नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस, छाप लो, नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। अगर आपने मेटल की फॉइल को रख दिया तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इसमें स्लैब रख दी जाए, मान लीजिए दूसरा केस, है ना, यहाँ पर मेटल की स्लैब रख दी जाए ऐसे, ये यहाँ पर मेटल की स्लैब रख दी जाए फॉइल की जगह, और यहाँ पर स्लैब रख दी जाए तो क्या होगा भाई, है ना। अगर स्लैब रख देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगी बताइए। हाँ, अगर के इन्फिनिटी रखोगे, मान लो यहाँ पर आपने स्लैब रखी और सपोज इसकी थिकनेस d/2 है, मान लिया जाए इसकी थिकनेस क्या है, d/2, तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी ये ε0/d-d/2 प्लस कुछ नहीं, ठीक है ना, तो ये चला गया ऊपर, तो 2a ε0/d होगा कि नहीं होगा, छाप लो। कैपेसिटेंस डबल हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर मान लीजिए फॉइल बोला जाए तो कोई असर नहीं होता है, अगर बोला जाए प्लेट या स्लैब तो बढ़ जाती है कैपेसिटेंस, क्लियर है। अगर स्लैब बोला जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है, एक और बात देखिए, अगर एक मेटल की कैपेसिटर है और ये आपने इसके दोनों प्लेट को आपस में जोड़ दिया, ये किसी कंडक्टर से आपने दोनों प्लेट को जोड़ दिया, अब कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई लोग। अगर आपने पॉजिटिव प्लेट को किससे जोड़ दिया, अटैच कर दिया, नेगेटिव प्लेट से अटैच कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आंसर इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। जितना चार्ज देंगे पॉजिटिव को सारा चला जाएगा नेगेटिव के पास, हमें लगेगा बहुत सारा चार्ज ले रहा है। भाई ग्लास है, ऊपर से पानी डालते जा रहे हो, नीचे छेद पता ही नहीं, अब तुम्हें तो लग रहा है भैया बहुत ले रहा है, इसकी कैपेसिटी तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब बेसिकली अनंत नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, पता है कि नहीं पता। ये जो हम लोगों ने पढ़ रखा है या सब ने पढ़ रखा है, ये अनंत का सिंबल नहीं है, ये इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसका परिभाषित नहीं है, इसका सही जो मतलब होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, तो भाई कह देते हैं तो कह देते हैं, कौन सा बुरा मानने की बात है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गलत पढ़ी है ना, तो एक चीज़ और सही, तो यहाँ जो है इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो अगर मान लीजिए क्या कर दिया जाए, आंसर लिखा है वो बगल में, ठीक है ना, तो अगर पॉजिटिव प्लेट का नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट, लिख देंगे। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्यों,
जितना देते जाएंगे उतना ये लेता जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना, जितना देते जाए उतना ये लेता जाएगा और कैपेसिटेंस क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 स्पेशल केस हैं, मेटल वाले केस हैं, कंडक्टर वाले केस हैं, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं पैसे वापस। ये सिर्फ डायलॉग है, लेने ना आ जाना। तो मेरा कहना है, ठीक है ना, तो इसमें जो है हो गया कंप्लीट। चलिए, हाँ भाई, हमें नहीं मिला तो तुमको कहाँ मिलेगा? तो इसलिए जो है, और मतलब एक मजाक की बात है, तो इमोशनल हो जाते तुम लोग। अब भाई पेज पलटिए बेटा। कहाँ पलट लिया? तुम तो ऑलरेडी पलटे हो, वहीं पे रुको। अब इसमें देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस है ना, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस बात ना करें। स्पेशल केसेस में सबसे पहला स्पेशल केस देखें आप, पहला स्पेशल केस है, ये आपका प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, और यहाँ पर जो है एक स्लैब है, दूसरी स्लैब ये है, और एक स्लैब आपका ये, 3 लगा दी। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। क्लियर हो रहा है? एरिया ऑफ द प्लेट ए है, हो गया। अब ये देखो 3 कैपेसिटर हैं और तीनों आपस में सीरीज में है, C1 है, C2 है, C3 है, C1 है, C2 है, C3 है, C1 है, C2 है, C3 है। C1 है, ये तीनों सीरीज में देखो, है ना, एक के बाद एक, 1 2 3 लाइन से हैं कि नहीं? लाइन से होने का मतलब सीरीज में भाई, 4 सब में सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, समझ में आया कि नहीं? और समझाएं? नहीं, कई बार लोग होते ना, और समझाओ, और समझा देते, हमें क्या दिक्कत है ना, एक बार और समझा देते। यहाँ से आगे बढ़े, K1 वाला मिला, फिर K2 मिला, फिर K3, तो जो भी चार्ज यहाँ से जाएगा वो सब में एक जैसा जाएगा, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गए? सीरीज। अब ये देखो C1 की वैल्यू क्या है भाई लोग? K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1। C2 की वैल्यू क्या है? K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T2। C3 की वैल्यू क्या है? K3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3। क्यों? अब लगा दो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। लगा दीजिए, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बना डालिए। 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। वन अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब आप इसको पलट के सॉल्व करिए, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 है। नोट कर लीजिए, सी इक्विवेलेंट है एप्सिलॉन नॉट, और T1 अपॉन K1 है, T2 अपॉन K2 है। सारे सीरीज में हैं, 1 से 2, 2 से 3, ये सब लाइन में हैं, ऑल आर इन सीरीज। मोर देन वन कैपेसिटर, अगर मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। आया समझ में सबको कि नहीं आया? अब उसके बाद आइए नेक्स्ट, दूसरा केस क्या है इसमें कि ये कैपेसिटर है और एक स्लैब आपने ऐसे रखी है, एक ऐसे रखी, एक ऐसे रखी। ये आपका एरिया A1 है, ये A2 है, और एक आपका A3 है, और ये जो डिस्टेंस है ये D है। ये क्या हो गया, K1 है, ये K2 है, और ये K3 है। बना लीजिए इसको। K1 है, K2 है और K3। अब ये जो लगे हुए हैं ये प्लेट को डिवाइड कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग द प्लेट। ये हमारे प्लेट को डिवाइड कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग द प्लेट। और प्लेट को डिवाइड करने का मतलब ये पैरेलल में है, प्लेट को डिवाइड करने का मतलब ये पैरेलल में है। क्यों? ये एक के बाद एक ऐसे लगे, 1 2 3, सबका पॉजिटिव एक साथ, सबका नेगेटिव एक साथ, सबका साथ सबका विकास, है ना? बहुत बढ़िया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है? क्या करा? ले कर दिया। ये C1, ये C2, ये C3। अब इसमें देखो तीनों पैरेलल में है, C1 C2 C3 जो है वो पैरेलल में है। C1 की क्या वैल्यू है? C1 बराबर है K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1, और C2 की क्या वैल्यू है? K2 A2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन T2। C3 की क्या वैल्यू है? K3 A3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3। ये आ जाए, C1 है, C2 है और C3 है। K1 A1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1, T1 नहीं D, ठीक? हाँ, D तो सब में बराबर है ना, T1 T2 T3 तीनों बराबर। अब तीनों को ऐड कर दो भाई लोग, एप्सिलॉन नॉट बाई D बाहर आ जाएगा, K1 A1 K2 A2 और तीसरा क्या हो गया? बस ये ऐसे हो। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल स्लैब्स हैं तो फिर दो तरीके से ये लगे हो सकते हैं, या तो सीरीज होंगे या तो पैरेलल होंगे, या मिक्स्ड भी हो सकता है। क्यों? मिक्स्ड भी हो सकता है।
C1 है, C2 है, C3 है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी K1A1 प्लस K2A2 और तीसरा क्या है K3A3। तो इस तरीके से जो है कुल मिला करके लगाओ। जैसे एक क्वेश्चन देखिए नीचे गिवन है, इसको लिखने के बाद नीचे एक क्वेश्चन दिया है, ज़रा उसको देखिए। क्वेश्चन में प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल है, एक ऊपर एक नीचे। ये देखो, ये हाफ हाफ बटा हुआ है, A/2 A/2। ये देखो, ये D/2 है, ये D/2 है, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। छाप लो। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है ना। ऊपर के दोनों आप देख रहे हैं ना, ये प्लस प्लस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बोथ आर इन पैरेलल। क्यों भाई, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल है। A/2 A/2 ये। अब ये देखो, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल, स्टार्टिंग वाले हो गए। अगर देखो प्लेट को आधा आधा या इस तरीके से डिवाइड करें किसी भी उसमें, तो ये पैरेलल हो जाते हैं। और अगर डिस्टेंस को डिवाइड करें तो किस में हो जाते हैं, सीरीज में, ऐसे हो जाएगा। अगर प्लेट को डिवाइड करेंगे एरिया को, तो क्या हो जाता है बताओ, पैरेलल। कह रहे हैं। अब आप ये सोचो ना, इस वाले का प्लस इस वाले का प्लस दोनों एक साथ है कि नहीं, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और इसके बाद ये आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सीरीज हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सीरीज। तो ये C3 वाला क्या हो गया बताओ, सीरीज आ गया कि नहीं आ गया। C1 है, C2 है और C3 है। C1 और C2 आपस में क्या है, पैरेलल। C1 और C2 आपस में पैरेलल हैं, C3 वाले के साथ सीरीज में। पहले तो ये समझा करो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अगर डिस्टेंस को शेयर करेंगे तो सीरीज, और अगर प्लेट को शेयर करेंगे तो पैरेलल। याद रहेगा, प्लेट को शेयर करेंगे तो पैरेलल है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। डिस्टेंस को शेयर करेंगे तो क्या होता है, सीरीज। अब देखो C1 की क्या वैल्यू आएगी, K1 एरिया A/2 एप्सिलॉन नॉट, और D/2 है, 2 से 2 कट गया भाई लोग, K1A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ऐसे ही आप अगर C2 निकाल लोगे तो K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और अगर आप C3 लगा दोगे तो K3A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। छाप लो। हो गया C1 C2 C3। हाँ, C3 में dy क्या है, 2, तो 2K3A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये 2 आ जाएगा, इसमें D/2 आएगा ये। ठीक है।
अब ये देखो, ये दोनों हो गए पैरेलल, ये आ जाएगा C1 प्लस C2, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 प्लस C2 और ये 1/C3 आएगा। C1 प्लस C2 चाहे तुम पहले से निकाल ही लो। C1 प्लस C2 अगर करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D और K1 प्लस K2 होगा कि नहीं होगा? K1 प्लस K2 हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट जो हमारा मिलेगा ये आएगा 1/C1 प्लस 1/C2, ये आएगा। अब यहाँ पे रख दो भाई लोग, तो ये आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 है ना, तो D ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट और K1 प्लस K2 आएगा, प्लस इसको पलट दो तो D/2 और K3 और A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक आएगा, या इसको लिखा जा सकता है 1/C इक्विवेलेंट D/A एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2 K3 होगा कि नहीं होगा? बना लो। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों डाइलेक्ट्रिक को हटा करके एक अगर सिंगल डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए तो कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक को लगाना है तीनों को हटा करके, क्यों? यही तो क्वेश्चन है कि नहीं? इफ अ सिंगल क्या है डाइलेक्ट्रिक इज टू बी क्या है यूज्ड इन प्लेस ऑफ दीज थ्री, तो सेम कैपेसिटेंस उसकी हो जाए। क्यों भाई, क्या हो जाए? उसकी सेम कैपेसिटेंस हो जाए कि ना हो जाए? क्यों? सही बात है ना? क्या हो जाए बताओ? सेम कैपेसिटेंस हो जाए। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये करेंगे है ना, यहाँ पर 1/ क्या करेंगे K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट बाय D कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। D/, ये है A एप्सिलॉन नॉट और ये क्या आ रहा है बताओ? 1/K1 प्लस K2 प्लस और ये आया 1/2 K3। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई C इक्विवेलेंट को क्या लिख दिया बताओ? K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट बाय D। D कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, उल्टा हो गया। जब सब कुछ उल्टा है तो वो भी उल्टा हो जाएगा, है ना? ये कैंसिल हो गया कि नहीं? 1/K इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया? 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/ क्या है 2 K3 हो गया। तो 1/K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो ऐसे करके है। अब आपको बिलीव नहीं होगा, यही आंसर आया था, सॉल्व भी नहीं किया था, यही लिखा हुआ था। 4 ऑप्शन थे, आया हुआ IT का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन थे, उसमें यही था 1/K इक्विवेलेंट करके लिखा हुआ था। कैसे लिखा हुआ था? 1/K इक्विवेलेंट। कहाँ है बेटा? यहाँ पे इसमें एरिया तो प्लेट का यही लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ द प्लेट तो यही लेंगे ना। नहीं बेटा, प्लेट का तो एरिया वन साइड का लिया जाता है ना हमेशा। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट ऑन वन साइड, एक साइड का जो एरिया होता है वो लिया जाता है, एरिया ऑफ द प्लेट ऑन वन साइड। समझ में आया?
तो सबको हटा करके एक सिंगल अगर लगा दिया जाए तो कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ये पूछा जा रहा था। हो गया? ये जो C इक्विवेलेंट हम लोगों ने लिखा है वो क्या लिखा है? C इक्विवेलेंट हम लोगों ने लिखा है K इक्विवेलेंट और A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखा है। C इक्विवेलेंट बराबर है K इक्विवेलेंट और A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखा है। A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए अब आइए वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। देखिए हेडिंग अगली क्या है, है ना? नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखिए, वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। बात मत करें। वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को फिल करने के कौन कौन से वेज हैं, तरीके हैं। वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। वेज ऑफ फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक। हमने कहा भाई डाइलेक्ट्रिक को फिल करना है, भरना है, तो कौन कौन से तरीके, मेथड क्या अपने पास फिल करने के? तो दो तरीके होते हैं। देखो, तरीका नंबर 1, डाइलेक्ट्रिक भरने के पहले कैपेसिटर आपका चार्ज ले चुका है। जैसे मान लीजिए दो पार्ट में कर लें पेपर को। यहाँ पर क्या है कि पहला आइसोलेटेड कैपेसिटर है। पहला कौन सा कैपेसिटर है? आइसोलेटेड कैपेसिटर है। और दूसरा होता है कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। कैपेसिटर जो हमारा है वो सेल के साथ लगा हुआ है। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। दो केस हैं, एक आपका है आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक आपका है आइसोलेटेड कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? एक कौन सा है? आइसोलेटेड कैपेसिटर, और दूसरा कौन सा है? हाँ, कनेक्टेड विद सेल। ये दो केस हैं इसमें। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल, सेल के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे मान लो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो पहले से क्या है, चार्ज ले चुका है। अब इसमें हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, मान लीजिए पूरी तरीके से फिल किया है। तो जब ये आइसोलेटेड है, चार्ज देने वाला कोई है नहीं, तो इसमें चार्ज क्या रहेगा? सेम। चार्ज नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? चार्ज देने वाला कौन होता है? ऊपर वाला, मतलब सेल होता है। क्यों? देने वाला कौन है? सेल। अब सेल लगा नहीं रखा आपने। अब जब सेल लगा नहीं रखा तो जितना चार्ज आ गया सो आ गया। अब जो मिलना था मिल गया, है ना? अब कुछ ना मिलने वाला। क्यों? तो यहाँ क्या है? के है। ये डाइलेक्ट्रिक आया तो आप जानते हो कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस बढ़ गई, के टाइम्स ऑफ क्या हो गया? सी। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो बाकी चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी चीज़ों पर ये फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वी डैश बराबर हो जाएगा वी अपॉन के, है ना? वी डैश बराबर वी अपॉन के। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बराबर क्या होगा? ई अपॉन के। ये अपॉन के हो जाएगा। क्यों? क्या होता है? वी बराबर क्यू बाई सी होता है ना।
Q तो बदला नहीं, C बढ़ गया। अब अगर C बढ़ गया तो K नीचे आ गया, इसमें क्या हो गया बताओ, K टाइम्स ये कम हो गया कि नहीं हो गया। और आप जानते हो कि अगर पोटेंशियल कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो ही जाएगा, या उल्टा बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, बात तो वही है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Q²/c, बाद वाली एनर्जी क्या हो गई हाफ और Q²/kc, तो ये क्या हो गया बताओ, U/k हुआ कि नहीं हुआ, घट गई बेटा। एनर्जी बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि चार्ज बढ़ा नहीं है, चार्ज बढ़ा नहीं तो एनर्जी तो बढ़ने वाली है नहीं, चार्ज बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, वरना एनर्जी नहीं बढ़ती। क्या हो गया भाई, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ नहीं रहा है तो एनर्जी नहीं बढ़ रही है। कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। दूसरा वाला केस देखें बेटा, जब सेल के साथ लगा हुआ है, अगर कैपेसिटर सेल के साथ लगा है और आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया तो सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखिएगा। पोटेंशियल भाई कैसे बढ़ सकता है सेल का, पोटेंशियल तो नहीं बढ़ पाएगा ना, पोटेंशियल वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सेल का अगर सेल के साथ लगा है तो V सेम होता है, क्या सेम होता है भाई लोग, V सेम होता है, यहाँ पर V सेम होता है। सेल के साथ अगर आपने लगा दिया तो क्या सेम होता है बताइए, V सेम होता है। सेल अगर आपने लगा दिया तो V सेम हो गया। अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो एक बात तो कन्फर्म पता है कि कैपेसिटेंस तो बढ़ती ही बढ़ती है भाई, कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज और पोटेंशियल से, वो तो बढ़ जाएगी K टाइम्स, बढ़ जाएगी, C' बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C। अब चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज क्यों बढ़ जाएगा, Q का फॉर्मूला CV होता है, तो K टाइम्स ऑफ C इंटू V, ये CV पहले रहा होगा तो बाद वाला चार्ज हो गया K टाइम्स ऑफ Q। चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, देखो साफ साफ दिख रहा है चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई CV था पहले, अब KC इंटू V आ जाएगा, आ जाएगा, चार्ज बढ़ गया, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा बैटरी से, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई बैटरी वर्क करेगी, जितना वर्क करेगी उसका आधा स्टोर हो जाता है, एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर मान लीजिए यहाँ से आप एनर्जी देखें तो ये आएगा हाफ Q²/c, सॉरी हाफ CV² लगाइएगा, पहले थी U' बराबर है हाफ KC इंटू V², तो कितना बढ़ गया बताओ, K टाइम्स ऑफ U हो गया कि नहीं हो गया, छाप लो, तो एनर्जी बढ़ गई। अगर डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया और बैटरी लगी हुई है तो लगभग सब कुछ बढ़ रहा है पोटेंशियल को छोड़ के, पोटेंशियल नहीं बदलेगा, फील्ड भी नहीं बदलेगा। भाई जब पोटेंशियल नहीं बदल रहा है तो फील्ड नहीं बदलेगा, दोनों है ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं यहाँ पर, एक चीज़ बदलती है दूसरी बदल जाती है। U' बराबर है K टाइम्स ऑफ U, एक में एनर्जी बढ़ती है, एक में एनर्जी घटती है, एक में एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी, एक में डिक्रीज हो जाएगी। तो U' बराबर क्या हो गया, K टाइम्स ऑफ U। तो एक हो गया आइसोलेटेड कैपेसिटर और दूसरा क्या हो गया, कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल, कैपेसिटर कनेक्टेड विद सेल। ठीक है,
सब कुछ याद रहेगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन है इस पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो सब कुछ क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट, देखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप पहले पढ़िए उसको। एकमात्र क्वेश्चन है जिसमें दोनों एक साथ लग रहे हैं, है ना, डिस्कनेक्ट वाला भी लग रहा है, कनेक्ट वाला भी लग रहा है। एक ही क्वेश्चन में दो केसेस लग रहे हैं एक साथ, एक ही क्वेश्चन में दो केसेस लग रहे हैं एक साथ लग रहे हैं। देख लिया। अब देखो दो कैपेसिटर हैं, उसमें दो कैपेसिटर हैं यहां पे, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है यहां पे, और एक कैपेसिटर यहां स्विच के बाद आगे ये लगा हुआ है, और यहां पर एक बैटरी यानी कि सेल, सेल अकेला होता है तो सेल होता है, दो होते हैं तो बैटरी होती है, सी और सी है। अब ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, स्विच है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हमारा जो है स्विच है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इनका कहने का मतलब ये है कि पहले स्विच कनेक्टेड था पहले स्विच क्या था, कनेक्टेड। अब हम लोगों ने स्विच को हटाया और दोनों में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, कौन सा, K बराबर 3। कितना डाला हुआ है? अब बताइए इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशो क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को, पहले स्विच लगा था मतलब दोनों चार्ज थे, पूरी तरीके से थे चार्ज पूरी तरीके से, है ना। इनिशियली क्या था, इनिशियली जो स्विच था वो क्लोज्ड था, इनिशियली जो स्विच था वो क्लोज्ड था, है ना। तो एनर्जी जो रही होगी दोनों की सेम रही होगी, ए वाले की एनर्जी और बी वाले की सेम रही होगी। मान लो U है तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई, 2U। भाई दोनों की एक जैसी रही होगी ना, हाफ CV² नहीं रही होगी, हाफ CV² इसकी, हाफ CV² इसकी सेम रही होगी, जितनी इसकी उतनी इसकी, 2U ले लिया हमने, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। फाइनली क्या होगा, फाइनली देखो, फाइनली अगर हम लोग देंगे स्विच ओपन है, फाइनली का मतलब है स्विच ओपन है, तो क्या होगा, ए वाली की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ए वाला ये है, इसकी एनर्जी हो जाएगी K टाइम्स ऑफ U हो जाएगी, और बी वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, U अपॉन K, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये क्या है, अभी भी कनेक्टेड है, ये देखो बैटरी के साथ अभी भी लगा हुआ है, और ये बैटरी से क्या हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है, नहीं हो चुका है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, KU, इसकी क्या हो जाएगी, U/K। तो यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी निकलेगी KU यानी कि 3U, और ये आएगा U/3, तो 10U/3, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशो निकाल लो, कितना मिलेगा, 2U/10U/3, क्यों, ये आएगा 5, U से U कट गया तो 3/5 आया कि नहीं आया आंसर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन में दोनों लग गए, HC वर्मा का क्वेश्चन है ये, इससे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा नहीं इस कॉन्सेप्ट पर, फीलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बेस पे, तरीकों पे।
हो गया। इनिशियल और फाइनल का रेशो 3/5। पीछे सबको समझ में आ गया? तो ये यहाँ तक आज